हाँ, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन। और डिमोनेटाइजेशन जब हम अभी आज पढ़ने जा रहे हैं तो हम सभी डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया के साक्षी भी रहे। यानी कि 2016 में 8 नवंबर को जो देश के उस समय के प्रधानमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा कर दी रात में 8 बजे आकर के। तो तमाम लोगों के लिए ये बड़ा अप्रत्याशित घोषणा थी कि उस समय के चलने वाले 5,000 और 1,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तो इसको भारतवर्ष में डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम इसी टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अच्छे खासे नोट चल रहे थे, लोगों के पास नोट रखे हुए थे। महिलाएं बेचारी बड़ा मुश्किल से, जिसे बोलते हैं ना कि पति के जो भी जेब खर्च होता था, जो मिलता था, उसमें बचत कर करके बक्से में अपना बंद करके रखी हुई थी। और वो सब निकाल करके जब लाना पड़ा तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड पति के सामने आ गया। और उनकी वो जो बचत थी वो सब जो है जब पति के सामने आ गई तो वो जब्त हो गई। पति तो ऐसा प्राणी होता है कि किसी महिला के पास अगर कुछ है तो मान लेता है सब कुछ उसका ही है। तो वो पूरा अधिकार पतियों का फिर से हो गया। लेकिन महिलाएं भी कम नहीं थी, उन्होंने फिर से 5-6 सालों में फिर से बराबर कर लिया हिसाब किताब पूरा, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि भारत सरकार ने, आपको मैं बता दूं कि लगभग 1.5 लाख रुपए की रखी छूट दे रखी थी कि 1.5 लाख तक अगर महिलाएं जमा करती हैं, माफ कीजिएगा 2.5 लाख, 2,50,000 अगर महिलाएं जमा करती हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये 2.5 लाख कहाँ से आए, मतलब उसे ब्लैक मनी नहीं माना जाएगा। ऐसा माना गया कि इतनी बचत महिलाएं कर सकती हैं। ठीक, तो अगर किसी महिला ने अपने खाते में उस समय 2,50,000 तक जमा किए थे तो फिर वॉज नो क्वेश्चन आप ब्लैक मनी कि आपने कहाँ से ये पैसे इकट्ठा किए। तो सरकार ने समझा था महिलाओं के इस दर्द को कि उनका बचत का पैसा जो है यूं ही चला जा रहा है, तो उस पर कम से कम टैक्स ना लगे, ये किया गया। सवाल ये है कि इतनी सारी असुविधा हुई, लंबी लंबी लाइनें लगी रही भारत में, और तमाम तरह की दिक्कतें हुई। कई सारे आरोप भी लगे इस पे कि तमाम कर्मचारियों ने तमाम तरह के घोटाले भी किए। कई सारे, आपको बता दूं 138 के आसपास की संख्या में कर्मचारी लगभग बैंकों के प्रबंधक स्तर के या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर स्तर के कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया डिमोनेटाइजेशन में, जिन्होंने गलत तरीके से पुराने नोट्स को लोगों के जमा करवाने में हेल्प की या स्वयं ऐसा कार्य कराया। तो ऐसे लोग लगभग 138 के आसपास मेरी जानकारी में है, बाकी बाद में संख्या बड़ी होगी, हो सकता है। इतने सारे लोग गिरफ्तार किए गए थे जिन पे कानूनी कार्रवाई जो संभव थी की गई। तो अभी हम पढ़ते हैं कि इतनी सारी कवायद क्यों की जाती है, इसकी जरूरत क्या होती है, क्यों ऐसा अनिवार्य हो गया कि ये करना पड़ा। ठीक, तो ये तो सभी को पता है कि कब हुआ, कैसे हुआ। पुरानी मुद्रा जब चल रही होती है तो उसे बंद करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। क्यों है, इसके लिए शुरुआत की एक लाइन यहाँ पर है, सेकेंड लाइन आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जब कभी भी काला धन बढ़ जाता है। काला धन मतलब ये नहीं कि काले काले नोट, काला धन मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? कौन सा धन काला कहा जाएगा? क्या उनपे कोई काला कलर लगा होता है क्या? किसी भी धन को हम काला धन कब बोलते हैं? एनी आइडिया, एनीवन? कोई बोल जब सकता है? चोरी या बेईमानी से कमाया गया हो। हाँ, चोरी या बेईमानी से किया गया हो। और जब भी चोरी और बेईमानी से धन लिया गया होगा तो आप उसे इनकम में अपनी शो नहीं कर पाएंगे, है ना? और जब इनकम में शो नहीं करेंगे तो आप उस पर टैक्स नहीं देंगे। तो टेक्निकली गवर्नमेंट की भाषा में अगर हम बोले, वह धन जिसपे टैक्स आप बचा लेते हैं, जिसपे आप टैक्स नहीं शो करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देंगे, इसका मतलब आपने उसे अपनी इनकम में शो नहीं किया है। तो वही धन जो आप अपनी इनकम में दिखाते नहीं है, छिपा के रखते हैं, वही काला धन। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इस ब्लैक मनी को, इस काला धन को सामने ले आए लोगों के, तो कैसे लाएंगे? आपने जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट हैं, डिनोमिनेशन मतलब 2,000 का डिनोमिनेशन, 1,000 का डिनोमिनेशन, 500 का, 10 का, तो जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं, बड़े मूल्य के जो नोट्स होते हैं, आप उन्हें बंद कर देते हैं। तो मजबूरन जिन लोगों ने ना काला धन छुपा छुपा के रखा था अपने संदूक में, अपनी तिजोरी में, वो लेकर के बैंक आएंगे ही आएंगे। बैंक के सिवा ले जाने का और कोई चारा नहीं होता है। तो आप इस माध्यम से काला धन की पहचान करते हैं। जैसे आपने कह दिया कि भाई 2.5 लाख तक महिलाएं जमा करेंगी, ओके, लेकिन अगर कोई महिला 25 लाख रुपए जमा करती है तो ये कहाँ से आए, बताना होगा। फैक्ट तो नहीं बताना होगा,
लेकिन इसके ऊपर बताना होगा। श्रुति मिश्रा माइक ऑफ कर लीजिए। तो आप समझ गए कि काला धन का उद्देश्य क्या है। काला धन का उद्देश्य है कि आप चाहते हैं कि जो ब्लैक मनी है, मतलब जो डिमोनेटाइजेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो काला धन है वह लोगों के सामने आ जाए और सरकार फाइंड आउट कर सके कि कौन लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लैक मनी है पहले से। ठीक, तो इतिहास आपको क्लियर ही है कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उद्देश्य क्या होता है, ब्लैक मनी को कट डाउन करना, उसकी जो अमाउंट है बड़ी मात्रा में उसको कम कर देना, कम से कम कर देना। एक्चुअली एक शब्द आता है काला धन के लिए, पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है समानांतर अर्थव्यवस्था। ऐसा माना जाता है कि एक तो अर्थव्यवस्था जो हम जीडीपी निकालते हैं, नेशनल इनकम वगैरह, एक अर्थव्यवस्था जो है वो अंडरग्राउंड चलती है ब्लैक मनी के हिसाब से, जिसमें ब्लैक मनी ली और दी जाती है और तमाम तरह के ट्रांजैक्शन सरकार की नजरों से छिपा करके किए जाते हैं। अगर उन्हें भी भारत की जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है अगर उसमें शामिल कर लिया जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था शायद कहीं गुना ज्यादा आगे निकल के आएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। तो कोशिश ये तभी संभव हो सकती है जब आप ब्लैक मनी को पहचान कर लें और उसको व्हाइट मनी में तब्दील कर लें। आपने देखा होगा, सुना होगा, उस समय जिस समय ये डिमोनेटाइजेशन का काम किया गया था, सरकार ने उस समय 100% टैक्स के साथ, शुरुआत में 50% टैक्स रखा था, बाद में से 100% टैक्स कर दिया, फिर उसे घटाया। उन्होंने कहा कि आप अपनी ब्लैक मनी लेके आइए, उस पर टैक्स चुकाइए 100%। जैसे अगर आप 200 रुपये लेके आते हैं और आप सीधे सीधे 100 रुपये टैक्स दे दीजिए, तो आपका जो 100 रुपये आपके पास बचेंगे वो व्हाइट मनी हो गई। ठीक, कहीं कहीं 50% रखा गया, ये अलग अलग समय पे उन्होंने किया, जो भी रहा। तो सरकार टैक्स लगा करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में स्वयं कन्वर्ट कर देती है। ब्लैक मनी सीधे सीधे यही मानते हैं कि भाई आपने टैक्स नहीं दिया है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी, नाउ पे द टैक्स एंड गेट योर मनी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट वन। सिंपल सी बात है। तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके द्वारा सबसे पहले भारतवर्ष में 1978 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है, और उसमें भी 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे। उस समय भी ये चलते थे, बंद कर दिए गए थे। उस समय ये आरोप लगा था कई नेताओं पर कि ब्लैक मनी उन्हीं के पास है, नेताओं और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी। ठीक है, अब सवाल है कि विमुद्रीकरण क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। सरकार पुरानी मुद्रा को बंद करती है, नई मुद्रा को लाने की घोषणा कर देती है। हम इसी पूरी प्रक्रिया को जो है, नई मुद्रा को लाने की घोषणा और पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पे बंद करना, लीगली बंद कर देना, तो इसको हम पूरा डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद पुरानी मुद्रा और नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती, वो केवल कागज के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी भी खबरें उस समय आई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि तालाबों में जो है 1000 के 500 के नोट्स तैरते नजर आए, बोरी में भर करके फेंक दिए गए थे और वो वहां तैरते नजर आए। ठीक है, जब आप पुराने नोट बंद करते हैं तो अचानक से नहीं बंद कर देते, घोषणा करते हैं, फिर आप 2 या 3 महीने का समय देते हैं कि आप बैंकों में पहुंचिए और अपने पुराने नोटों को दे दीजिए और नए नोट ले लीजिए। ठीक है, अपने देश में 8 नवंबर 2016 को यही कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजना के अंतर्गत हुआ। 1000 और 500 के नोट बंद किए गए। उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने इसकी घोषणा की और उसके बाद 500 और 2000 के जो नए नोट थे वह बाजार में आ गए। आरबीआई ने 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़, ये 16.42 लाख रुपए नहीं बच्चों, ये 16.42 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक, इनके उस समय आरबीआई के अनुसार उस समय 16.42 लाख करोड़ के 500 और 2000 के नोट बाजार में थे। ठीक है, जिसमें से ये माना गया कि करीबन 14.18 यानी कि 14.18 लाख के 500 और 1000 के नोट जो है वो इस रूप में थे और बाकी के नोट जो है वो 100 के या अन्य डिनोमिनेशन के रखे होंगे। ठीक है, 14.18 ये जो है ये इतने 500 और 1000 के नोट थे उस समय। भारत में कुल मुद्रा 16.42 लाख थी, जिसमें से 14.18 500 और 1000 के नोटों के रूप में थी। 1938 में गठित भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक 10,000 रुपए से अधिक का नोट जारी नहीं किया है, यानी कि हमारे देश में एक बार 10,000 रुपए का भी नोट जारी हो चुका है। ठीक है,
लेकिन वो बंद कर दिया गया। वर्तमान में सबसे हाई डिनोमिनेशन कौन सा है, कोई बता सकता है? सबसे बड़ा डिनोमिनेशन कौन सा है? डिनोमिनेशन मतलब हाई डिनोमिनेशन, यानी कि सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट कौन सा है? 2000 का। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अब फिर से वही सवाल है जो मैंने शुरुआत में किया था कि ये विमुद्रीकरण हम क्यों करते हैं? काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट, आतंकवादी गतिविधियां। देखिए, कश्मीर में बहुत माना जाता था कि पाकिस्तान से नकली नोट आते हैं और वहाँ के भ्रमित युवाओं को दे दिए जाते हैं, जिससे वो आतंकवादी गतिविधियां में उस पैसे को खर्च करते हैं, लगाते हैं। तो नकली नोट को अगर जो है इस समस्या को दूर करना हो, आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करना हो। भ्रष्टाचार क्या होता है? देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो अपने यहाँ कोई 10-10 का नोट तो रखेंगे नहीं, वो हाई डिनोमिनेशन के नोट 1000-1000 के ही अपने पास रख रहे थे, स्टोर कर रहे थे, 500 के, 1000 के। तो इसीलिए उन नोट्स को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और काला धन यानी कि अभी आप पढ़ ही रहे थे, ब्लैक मनी, इन समस्याओं पर जो है, इन गतिविधियों पर अंकुश लगाना मतलब रोक लगाने के लिए सरकार डिमोनेटाइजेशन करती है। अवैध गतिविधियों में जो संलग्न लोग होते हैं वो नोटों को ही अपने पास रखते हैं। तो जब आप डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं तो ऐसे में जो है, ये जो लोग होते हैं जो इस तरह नोटों का संग्रह करके रख रहे हैं और गलत गतिविधियों में उनका उपयोग या दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, जब आप डिमोनेटाइजेशन करते हैं तो सबसे सीधे सीधे उन्हीं पर चोट लगती है। और कई बार आप जो है डिमोनेटाइजेशन इसलिए भी करते हैं कि आप नकद लेन देन को हतोत्साहित करना चाहते हैं। 2016 में सरकार ने, आपको पता भी होगा, कि भीम ऐप लॉन्च किया था और वो चाह रहे थे कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है वो कैशलेस हो। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ना चाह रहे थे, इसलिए भी डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। तो भारतवर्ष में डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट, आतंकवादी गतिविधियों को, इन पर रोक लगाना, और कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की को बढ़ावा देना। ठीक है, ये कुछ उद्देश्य थे विमुद्रीकरण के। और ये प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे सीधे सीधे हमारा जीवन प्रभावित होता है। हालांकि आम आदमी को इससे बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐतिहासिक अगर हम पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा निगाह डालें कि कब कब क्या क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन के बारे में, तो कुछ बातें ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात, भारत में जो नोटबंदी है वो कब कब हुई है, अगर हम इसे जानने की कोशिश करें तो विमुद्रीकरण का भारत में जो इतिहास रहा है वह रहा है, भारत में पहली बार साल 1946 में 500 और 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला किया गया था। 1970 के दशक में प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी हुई एक कमेटी थी, वाचू कमेटी इसका नाम था। उसने एक सलाह दी थी कि आप डिमोनेटाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन नोटबंदी किसी कारण से नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय इनका जो सलाह था वो पब्लिक में हो गया था, लोगों ने विरोध कर दिया था, तो उस समय नोटबंदी नहीं हो पाई थी। ठीक है, जनवरी 1978 में पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। और जनता पार्टी, आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता तो मैं बताता हूँ, कांग्रेस की सरकार जैसे जब से हम आजाद हुए लंबे समय तक रही ही रही। जनता पार्टी बाद में कन्वर्ट होकर के कहा जाता है कि उसी में से भाजपा निकली। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमने उसका नाम दे दिया। ठीक है, तो जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई थे और ये कांग्रेस से बड़ा, जाहिर सी बात है, विपक्षी दल के थे तो कांग्रेस की नीतियों से बिल्कुल उकताए हुए लोग थे। और इन्होंने ये सोच के रखा था कि कांग्रेसी नेताओं ने, कुछ नेताओं ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। तो जैसे ही उनकी सरकार आई, इससे पहले ही तमाम कमेटियों ने सुझाव दिए ही थे विमुद्रीकरण के, कि भ्रष्टाचार से अगर निपटना है, काले धन से अगर निपटना है, आतंकवादी गतिविधियों से अगर निपटना है, तो आप जो है डिमोनेटाइजेशन कर दीजिए। तो जैसे ही 1978 में मोरारजी देसाई सरकार को लगा कि अब ये संभव है, तो उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे वह बंद कर दिए। ठीक है, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल, इन्होंने इस नोटबंदी का विरोध किया था, क्योंकि गवर्नर को तो सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो पॉलिटिकली डिसीजन लेते हैं। तो उस समय उनका मेन टारगेट थे कांग्रेस के कुछ नेता, तो उन्होंने ये काम कर लिया था।
ऐसा माना जाता है, ऐसी चर्चा रहती है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति का कोई निर्णय नहीं लागू होता है सरकार में भी, लेकिन ये माना गया था कि भ्रष्टाचार पर काफी रोक लगेगी। उसमें टारगेट पर्सनली उनके कुछ नेता हो सकते हैं विपक्षी दलों के, लेकिन मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को जो है ही साधना था उस समय। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 500 और 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। यानी कि 2005 में नरेंद्र मोदी जी सॉरी 2000 मनमोहन सिंह जी ने जो थे उनकी सरकार में 500 के 2005 से पहले के जो नोट थे, मतलब 2005 से जो नोट छपे थे वो तो चलन में रखे गए, लेकिन 2005 के पहले के जो छपे हुए नोट थे उनका डिमोनेटाइजेशन 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी किया था। तो पहला डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, कौन बताएगा? सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? पॉइंट नंबर 2, 1978 जनवरी में। यस। और किसने, किस व्यक्ति की सरकार थी, किस दल की सरकार थी? जनता पार्टी। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उस समय कौन कौन से डिनोमिनेशन के नोट बंद हुए? भारतीय नहीं, वो केवल जनता पार्टी। 500 उस सरकार, उस पार्टी का नाम उस समय तक भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में नहीं थी बच्चों, वो जनता पार्टी की थी केवल, उसका नाम केवल जनता पार्टी था। ठीक है। 500 सॉरी 1000, 5000 और 10 500 and 5000। सॉरी ये 1000 है, 5000 है और 10,000। फिर से सुन लीजिए, 1000, 5000 और 10,000 ये काफी बड़े डिनोमिनेशन के नोट थे और इसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत आसान था। आप 10,000 के, अगर मान लिया आपको किसी को 10 लाख रुपए देने हैं तो आप सोचिए कि आपको कितने नोट चाहिए होंगे 10-10 हजार के। आपको किसी को 10 लाख देने हैं तो केवल 100 नोट चाहिए और आपके 10 लाख पहुंच गए। तो आसानी से पैसे को लाया ले जाया जा सकता था और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में छिपा, मतलब इस पैसे को आसानी से आप छिपा सकते हैं। अभी किसी को 10 लाख रुपए अगर ले जाने हो, 10-10 रुपए के नोट दे दिए जाए तो क्या वो छिपा के ले जा सकेगा? लादने के लिए हो जाएगा। एक आदमी तो 10-10 के नोट लाद ही नहीं पाएगा, इतना उठा नहीं पाएगा। तो मतलब भ्रष्टाचार को कर्टेल करने का एक इनका तरीका था मोरारजी देसाई साहब का, और अच्छी नीयत के साथ इन्होंने कोशिश की थी। 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट बंद किए थे। सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन इन्होंने ही किया। उस समय के कौन गवर्नर थे जिन्होंने विरोध किया था इस नोटबंदी का? IG पटेल, याद रहेगा। दूसरा जो विमुद्रीकरण हुआ वो कब हुआ? 2005 में, जब 2005 से पहले के 500 के जो नोट थे, पहले के छपे हुए जो 500 के नोट थे उन्हें खत्म कर दिया गया और 2005 के बाद के या 2005 से छपे हुए जो नोट थे वो देश में चालू रखे गए। ठीक। 2016 में आप देख सकते हैं 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी हुई और ये जो दो करेंसी थी, पीछे आपने पढ़ा था कि 16 लाख और लगभग 14 लाख, 14 लाख 500 और 14 लाख करोड़ जो थे वो 500 और 1000 के नोट का ही जो है उसमें हिस्सेदारी थी। तो ये लगभग 86% था और लगभग देश की 86% मनी आप समझ लीजिए डिमोनेटाइज हो गई थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था जिसकी वजह से काफी बवाल भी हुआ और जो है चीजें बिगड़ी। उस समय कई लोगों ने विरोध भी किया, कई लोग पूरे देश में आप देखिए बड़ी बड़ी लाइनों में लंबे लंबे समय तक, कई कई महीनों तक लगे रहे। लेकिन इसका हुआ क्या कि पूरा भारत नोटबंदी के दौरान लगभग कैशलेस हो गया, सारा देश ऑनलाइन हो गया था और विमुद्रीकरण जो था उससे बहुत सारी कठिनाइयां भी लोगों को हुई, लेकिन उससे उन कठिनाइयों की अपेक्षा लाभ काफी ज्यादा हुआ ऐसा माना जाता है। जैसे कश्मीर की स्थिति जो है आज, धारा 370 अगर हटाई जा सकी तो उसमें विमुद्रीकरण का एक अहम योगदान है। इसे अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान से नकली नोट आते थे, वो नकली नोट अब आते भी तो क्यों आते, वो तो कागज के टुकड़े हो गए थे। तो जाहिर सी बात है जब फंडिंग नहीं तो आतंकवादी गतिविधियां नहीं, और उसके बाद में धारा 370 अगर लगाई गई तो जब आतंकवादियों को पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से धारा 370 लगने के बाद भी कश्मीर में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कानून की अव्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है। तो सारी चीजें बड़े सिलसिलेवार ढंग से देश में लागू की गई। सरकार ने विधिवत प्लानिंग की कि पहले हम डिमोनेटाइजेशन लाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। वो सब कुछ उनका वेल प्लान्ड था। अगर दूसरे बार हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे,
ऐसा सब कुछ सोचा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो अच्छी प्लानिंग के साथ चीजों को लागू किया गया देश में बीजेपी के द्वारा, ये माना जाएगा। काफी हद तक सफलताएं भी हैं, कुछ छुटपुट असफलताएं भी नहीं हैं। तमाम लोगों की डेथ भी हुई इस दौरान डिमोनेटाइजेशन में, लाइन में लगे लगे भी कई लोगों की डेथ हुई, तो ये असफलता है निश्चित रूप से। लोगों को जो असुविधा हुई, जो तमाम अधिकारियों ने बैंकों के भ्रष्टाचार किया, तमाम नेताओं ने कोऑपरेटिव बैंक्स के जरिए ढेर सारा भ्रष्टाचार किया उसी दौरान, इन सब पे रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से असफल रही। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर एक और भी 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन है, इसके ऊपर एक और भी आरोप लगता है कि सरकार ने बगैर अच्छी प्लानिंग के इसको लागू कर दिया इतने बड़े देश में। तो कैश की बड़ी समस्या हुई उस दौरान, इसमें कोई जो है शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो परेशानियां हुई, उन परेशानियों के मुकाबले जो फायदे हुए वो काफी ज्यादा हुए। कौन कौन से फायदे हैं, ये इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो फायदे हुए हैं उनमें प्रमुख क्या क्या है। पहला पॉइंट, जब लोग बैंकों में पैसा बदलवाने गए तो उनके हर पैसे की जानकारी सरकार के पास हो गई, जिनके पास आय से ज्यादा पैसा मिला, आयकर विभाग वालों ने उन पर जांच पड़ताल की और जो काला धन था उसकी बरामदगी हो गई, ठीक है। दूसरा, काला धन ही है जो आतंकवाद और अहिंसा को बढ़ावा देता है। काला धन कम हो गया तो आतंकवाद में कमी हो गई। अब आप देखिए देश में आतंकवादी हमले या इस तरह की घटनाएं कम से कम हो रही है, क्या पहले जितनी होती नहीं हो रही है, ठीक है। तीसरी बात, नोटबंदी और विमुद्रीकरण के जो भी है, नोटबंदी बोलिए, विमुद्रीकरण बोलिए या डिमोनेटाइजेशन बोलिए, इसकी वजह से माना जाता है कि काला धन काफी हद तक खत्म हो गया है और सरकार के कोष में चला गया है, जिसकी वजह से सरकार के पास धन बढ़ा है और सरकार ने उन पैसे को देश के विकास में यूज में लिया है। अब आप समझिएगा जरा, सरकार ने कैसे विकास में यूज में लिया है। आप देखिए, हर व्यक्ति को घर देना, आपको पता है एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए घर जो है बनाना, वो उसके जीवन भर का सपना होता है। और वह गांव और शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को, जिसके पास जमीन का टुकड़ा प्लाट है उसको भी, जिसके पास नहीं है उसको भी, वह मकान दे रहे हैं, अपना खुद का मकान, जो एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट है। इजी नहीं है इतने बड़े लेवल पे लोगों को मकान देना, जहां पर 125 करोड़ से ऊपर की आबादी हो और अच्छी खासी संख्या में लोग बेघर हो, ठीक है। अब गांव में आप चले जाइए तो कोई कच्चा घर नहीं दिखता, मेरे गांव में नहीं दिखता, ठीक है। मैं ढूंढता हूँ कि कोई कच्चा घर बचा है क्या, नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि सबको कॉलोनी मिली है। वो एक अलग बात है कि कॉलोनी पूरी बनी कि नहीं बनी, प्रधान कितना पैसा खा गया, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम कच्चा मकान अब किसी का नहीं है। सरकार ने उन लोगों को कॉलोनियां दी जिनके पास मकान नहीं थे, तो कहीं ना कहीं देश के विकास में पैसा लगा है। चौथा पॉइंट है, बैंकों में नकद होने की वजह से ब्याज दरों में भी गिरावट हुई है। अच्छा, बैंकों में जब नकदी बढ़ जाती है तो बैंक क्या करता है, लोगों को उधार देना चाहता है और वो भी कम दरों पे देना चाहता है, कम ब्याज दरों पे देना चाहता है। तो बैंकों के पास जब पैसा नहीं होता तो वो लोगों को उधार नहीं दे पाते हैं, तो क्या करते हैं, ब्याज दर बढ़ा देते हैं, तो लोग कम उधार लेंगे। लेकिन जब बैंकों में नकदी हो जाएगी तो कम ब्याज दरों पे आपको ऋण मिल सकेगा। जब आप ऋण पा सकेंगे तो आप उसका खर्च करेंगे। खर्च करने के लिए आपको वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। जब बढ़ी हुई डिमांड होगी तो लोग उत्पादन ज्यादा करेंगे, उत्पादन करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, तो अल्टीमेटली लोगों की आय बढ़ेगी। ये पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पांचवा पॉइंट, बैंकों में पैसे होने की वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर उधार भी दिया जाता है ताकि वे उद्योग में लगा सकें और इससे रोजगार में वृद्धि हुई है, जो मैं अभी लिंक वाइज बता गया कि कैसे रोजगार में वृद्धि होती है। एक बार इसकी रिकॉर्डेड वीडियो को फिर से सुनिएगा ध्यान से, तब आप जान जाएंगे कि कैसे आय बढ़ जाती है अगर बैंक में ब्याज की दर कम हो जाए। मैंने पूरा भी एक्सप्लेन किया है एक सेंटेंस में, सुनिएगा उसे। छठा पॉइंट, नोटबंदी या विमुद्रीकरण की वजह से आम लोगों को आर्थिक कर और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि पहले लोग टैक्स बचा लेते थे, लेकिन नोटबंदी की वजह से उन्हें टैक्स देना पड़ा, ठीक है। तो जब टैक्स देना पड़ा तो उन्हें लगा कि भाई देश के विकास में हमारा भी कुछ योगदान है। अगर हम इस स्थिति में है कि हम टैक्स दे सकें तो हमें टैक्स देना चाहिए और ये कर चोरी अच्छी बात नहीं है। तो आपने जिम्मेदारी अपनी समझी, अच्छी बात है। एक दो पॉइंट और हैं लाभ के। सातवां पॉइंट, नोटबंदी या विमुद्रीकरण से होने वाले सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे, लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे। यहाँ तक कि चाय वाला, किराने वाला, जेरोक्स कॉपी वाला, जेरोक्स समझते हो, फोटोकॉपी मशीन जहाँ पे होती है, उसी को हम जेरोक्स बोलते हैं।
जेरोक्स मशीन। प्रिंटिंग वाला भी अब आपको ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कहता है, उसने पीछे एक लगा रखा है पन्ना, उस पर लिखा हुआ है पेटीएम एक्सेप्टेड या यूपीआई एक्सेप्टेड। आप यहाँ तक कि तो आप गोलगप्पे खाने जाते हैं तो उसने भी लगा रखा है कहीं पे किनारे अपने ठेले पर ही कि आप जो है पेटीएम एक्सेप्टेड। लखनऊ में जाइए, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, वो चोखा बाटी, चोखा बाटी की वैन है, वो चलती फिरती वैन है, और हर जगह पे सब ने जो है पेटीएम वगैरह लगा रखा है। आप जाइए, तुरंत अपना मोबाइल से स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, चले आइए, नो नीड फॉर एनी मनी। ठीक है। 8वां पॉइंट, नोटबंदी या विमुद्रीकरण की वजह से नकली नोट छापने का काम भी अब काफी हद तक बंद हो गया है, और इस वजह से देश से नकली नोटों को बड़ी मात्रा में निकाल दिया गया है। ये तो लाभ रहे, लेकिन हानियां भी कुछ नहीं। उन हानियों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आज समझेंगे, और ध्यान से मैं जल्दी से बता देता हूँ। चलिए हानियों को भी देखिए। 2 सिक्के होते हैं, ब्राइट और डार्क साइड दोनों होते हैं। लाभ हुए तो नुकसान भी हुए। नुकसानों में पहला है, स्थानीय पैसा न होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन स्थलों को हुआ। यानी कि जब पैसा नहीं था तो पर्यटन स्थल जो थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर लोग जो है, जनरली होता क्या है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं वहां पर ज्यादातर नकदी में लेन देन होता है। ठीक है। अब जैसे मान लें कोई वो है, क्या बोलते हैं उसे, गाइड है, तो गाइड उस समय इतना अपडेट नहीं थे कि वो तुरंत कहें कि सर ये हमारा यूपीआई है, आप हमें भेज दीजिए पैसा। ठीक है। अगर किसी के पास, देखिए पहली बार जब नोटबंदी हो गई तो आप जो है समझ गए कि हमारे पास पैसा नहीं है, और आपको उस समय तक ये नहीं पता था कि अब हर व्यक्ति जो है कहेगा कि ये मेरा यूपीआई है, ये मेरा पेटीएम है, ये एक्सेप्टेड है। तो आपको लगा हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको लगा कि जब पैसा ही नहीं है तो हम जाएंगे कैसे। आपको पता है आज भी जब हम पिकनिक कोई प्लान करते हैं तो पहले जेब में 20-25 हजार रुपए डाल लेते हैं नकद, और फिर घर से निकलते हैं, या पेटीएम के सारे निकल लेते हैं। एटीएम या क्रेडिट कार्ड के सारे तो नहीं निकलते ना पिकनिक के लिए, उसमें हमें ऑफ हो जाए तो कैसे होगा। ठीक है। तो शायद आप समझ पाए होंगे इस बात को बच्चों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटन स्थलों का इसी वजह से सबसे ज्यादा लोगों को एटीएम की लाइनों में लगना पड़ा, किराया वगैरह देना, तमाम बिल वगैरह चुकाने में असुविधा हुई। कुछ लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं नोटबंदी पे कि आप कह रहे थे कि काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। भारत की जो ग्रोथ रेट है वो जरूर 7.5% से घट करके 6.3 रह गई। ये जो विपक्षी या वामपंथी जो इकोनॉमिस्ट हैं, ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसी बात कही, लेकिन ये बात गलत भी नहीं है, सही बात है। और 5वां है, नए नोटों को छापने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, नए नोट छप भी गए, लेकिन आतंकवादी फंडिंग अभी भी जारी है। पूरी तरह से आतंकवाद पर रोक अभी भी नहीं लग पाई, कुछ जरूर उसमें कमी आई। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि नोटबंदी से जितनी आपने अपेक्षाएं की थी इतने इतने लाभ होंगे, पूरी तरह से वो सारे लाभ नहीं हुए। हाँ, आंशिक रूप से वो लाभ जरूर हुए। ये जरूर हम कह सकते हैं कि अगर हम तुलना करेंगे कि भाई लाभ ज्यादा हुए या परेशानियां ज्यादा हुई, तो परेशानियों के मुकाबले यस लाभ ज्यादा हुए। ठीक है। शांति व्यवस्था अगर देश में बनी है, और अगर हम जो चाहते थे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन अपना लें, अगर वो हमने उस दिशा में अच्छा खासा कदम बढ़ा लिया, और आज हमने जितना जल्दी डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत में डिजिटाइजेशन कर लिया है, उतना तेजी से किसी देश में नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। लगभग 15 साल का समय लगता है वही काम, वही स्थिति लाने में जो भारत में सिर्फ 2 साल में हो गया था। ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों इतना ही है, जिसमें आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट के टॉपिक्स में आपने इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस का सीधा सीधा जो ताल्लुक हो इकोनॉमिक्स से है। ठीक है ना। तो कुछ प्रश्न है बाद में, बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है। इनको आपको पढ़ना रहेगा। किसी भी बहुविकल्पी प्रश्न में अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है। सारे लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए, पढ़िए। चैप्टर के बाद में इसमें कुछ एनसीईआरटी कैप्सूल्स भी होते हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ना होगा यहाँ से। ठीक है। कुछ इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके उत्तर नहीं होंगे, अगर आपको वो नहीं समझ में आते हैं पूछने में कोई संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। मेहनत करिए अच्छे से, पढ़ाई खुद से होती ध्यान रखिएगा, कोई टीचर किसी को नहीं पढ़ाता है। अगर टीचर पढ़ाता होता तो बगैर टीचर के एकलव्य जो है वो अर्जुन से भी ज्यादा नहीं सीख जाता। तो इसलिए डिपेंडेंट मत रहिए किसी पर। टीचर का रोल सिर्फ आपके डाउट को दूर करने का है।
मैंने जो आज आपको पढ़ाया है पढ़िए अपने आप, देखिए कोई डाउट है तो उससे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस, खूब खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। Have a nice day, sir. सेम टू यू बेटा।